हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको हम बताएंगे लवण सेतु क्या होता है। पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में आपको बताए थे विद्युत रासायनिक सेल, उसमें देख लीजिएगा लवण सेतु आया था जिसके बारे में हम वहाँ नहीं बता पाए थे। वो आज की क्लास में बताएंगे कि लवण सेतु क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसके बाद आपको अगला टॉपिक बताएंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है और फिर बताएंगे इलेक्ट्रोड का प्रकार। आइए पीछे वाले लेक्चर को थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जिसमें आपको बताया गया था विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल में देखिए, बस थोड़ा सा देकर मिटाएंगे। आपको बोले थे कि विद्युत रासायनिक सेल में 2 बर्तन होता है, एक में एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक छड़ लेते हैं धातु का छड़, और दूसरे में एक और धातु का छड़ लेते हैं। आपको बताए थे हम कि इसमें हम लिए थे जिंक का छड़, तो बोले थे वहाँ पर कि जिस धातु का छड़ लेते हैं उसी का इसमें लवण का विलयन होना चाहिए। तो हम इसमें जिंक का छड़ है तो जिंक का ही लवण विलयन लेंगे, Zn2O4 लिए थे। इतना क्लियर था। ये हम जो छड़ लिए थे धातु का, ये कॉपर का छड़ लिए थे। तो जब कॉपर का छड़ आप ले लिए हैं तो इसमें जो लवण का विलयन होगा वह कॉपर के लवण का विलयन होगा। तो कॉपर का लवण को लिए थे CuSO4 लिए थे, इसका विलयन। ठीक है। इसके बाद आपको क्या किए थे कि हम दोनों को जोड़ दिए थे। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहता है जो कि बताता है कि विद्युत धारा किधर से किधर जा रहा है, मतलब कि ये विद्युत धारा का दिशा बताता है। इसमें आपको बोले थे यहाँ वोल्ट मीटर रखता है, ठीक है, जो विद्युत धारा की दिशा को बताता है। इसके बाद आपको बोले थे यहाँ पर लवण सेतु, देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2 जरूर से जरूर देखना है। ये लवण सेतु होता है। बोले थे आपसे कि इसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य भरा जाता है, जिसमें KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NaNO3 हो सकता है। ये विद्युत अपघट्य को इसमें भर सकते हैं इस लवण सेतु में, जिसमें हम शायद आपको भरे थे KCl। तो आज का क्लास स्टार्ट होगा यहीं से कि ये लवण सेतु क्या होता है, इस लवण सेतु का काम क्या है। ठीक है। देखिए हेडिंग लिखवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप सारा बात समझ लीजिए, क्योंकि समझना महत्वपूर्ण है। अगर समझ में आ जाएगा तो आप लिख तो ऐसे ही सकते हैं। दिक्कत होता है क्या, समझ में ही नहीं आता है। तो सुनिए, आपको समझाने की गारंटी है। लवण सेतु बताएंगे तो पहला पॉइंट देखो क्या है। बताएंगे कि लवण सेतु U आकार की नलिका होती है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। U आकार की है ना, ये U आकार की, U आकार की, U उल्टा है। तो लवण सेतु U आकार की नलिका होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य KCl, KNO3, NaNO3 को भरा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको बताएंगे इसका काम क्या है। तो इसका काम है 2 विलयनों को, देखिए एक Zn2O4 जिंक सल्फेट का विलयन है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इसका कार्य जब लिखवाएंगे काम क्या है, तो पहला काम बताएंगे कि यह 2 विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है, पहला पॉइंट। दूसरा काम आपको बताएंगे कि यह है जो लवण सेतु है परिपथ को पूर्ण करके, देखिए जब ये दोनों को जोड़ दिए हैं तो इसका काम यही है कि परिपथ को पूर्ण करके इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने देता है। और तीसरा काम और अंतिम काम ये कब बताएंगे कि यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। अगर ये नहीं रहेगा लवण सेतु तो कुछ समय धारा प्रवाहित होने के बाद यह रुक जाएगा। बताए थे कि यहाँ पर अगर बल्ब लगाएंगे और ये नहीं रहेगा तो
तो बल्ब कुछ समय जलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए आपको ज़रूरत पड़ता है इस लवण सेतु का। समझ में आ गया? आइए अब हम लवण सेतु के बारे में लिखते हैं। जो बातें आपको बताई गई सेम टू सेम सब वही है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट होगा यहाँ से, लवण सेतु से। मेरे साथ आप लोग लिखिए लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लवण सेतु में आपको क्या बताया गया कि यह यू आकार की नलिका होती है। तो आप यहाँ मेरे साथ लिखिए, यह यू आकार की नलिका होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य कोष्ठ में लिए आप लिखेंगे KCl KNO3 NaNO3 भरा जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब आपको हम बताएंगे इसका काम क्या होता है। तो काम आपको सब कुछ बता दिया गया है, अब उसको लिखवाना है कि इसका कार्य क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पैराग्राफ चेंज करके, लवण सेतु का कार्य। सब कुछ बता रहे हैं, माइंड बोर्ड पर रखेंगे, लवण सेतु का कार्य। ठीक है, तो लवण सेतु के कार्य में पहला पॉइंट आपको बताएंगे कि लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करके इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने देता है। तो पहला पॉइंट यही है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, 12th बोर्ड में पूछ सकता है, लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करके लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करके इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने देता है, प्रवाहित होने देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपको बताएंगे कि लवण सेतु दो विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। बता दिया गया है, सिर्फ लिखवाना है। तो ये सेकेंड पॉइंट है, लवण सेतु दो विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। 2 पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है? सब क्लियर है? तो ये लवण सेतु का समझा दिए हैं, सिर्फ लिखवाना है। और अंतिम पॉइंट में लिखवाएंगे कि लवण सेतु विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। अगर लवण सेतु नहीं लगाएंगे तो विद्युत धारा कुछ समय प्रवाहित होने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। यानी अगर आप सेल से किसी बल्ब को जलाना चाहेंगे तो वह बल्ब कुछ समय तक जलेगा, लेकिन इसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। और अंतिम पॉइंट हम लिखवाएंगे 3rd नंबर,
कहाँ लिखवा दें, इधर लिखवा दें। चलो 3rd नंबर यहाँ पर लवण सेतु, माइंड में सब सेट रखिएगा, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो ये सब कुछ खत्म हो गया। लवण सेतु क्या होता है ये आपको बता दिया गया। लवण सेतु का काम क्या होता है यह भी आपको बता दिया गया। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे कि आपको जब विद्युत रासायनिक सेल बोले थे, पहले इसको आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, तो जल्दी से इसको प्रिंट कीजिए। हो गया? चलिए, हो गया तो हम चल रहे हैं आगे। अब आपको बताना है इलेक्ट्रोड के बारे में, लेकिन समझाने के बाद। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, तब आपको हम इलेक्ट्रोड के बारे में समझाएंगे और तब आपको हम लिखवाएंगे। बिना समझाए हुए नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि लिखना तो है ही, लेकिन समझ में आ जाएगा तब तो। फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या जब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है तो। चलिए आइए यहाँ पर। जब आपको विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाए थे तो देखिएगा, फिर से बनाकर समझा रहे हैं। 2 बर्तन लिए थे, याद है? इसमें हम रॉड लिए थे कॉपर का, इसमें हम रॉड लिए थे जिंक का, इसमें हम विलयन लिए थे ZnO4 और इसमें लिए थे CuSO4। अगर याद होगा तो देख लीजिएगा, इसको हम अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड बोले थे। यह भी वही है, इसको भी लोग अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बिहार बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को पूछा था कि अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे। अगर ये 18 में 2018 में शायद देख लीजिएगा, 2018 बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि अगला जो हेडिंग है वह इलेक्ट्रोड है। देखो, ऐसे परिभाषित दीजिएगा कि जब किसी धातु के छड़ को, ये जिंक है और ये कॉपर है, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबोते हैं तो जो निकाय प्राप्त होता है, जो संरचना प्राप्त होता है, उस संरचना को हम बोलते हैं अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड। जैसे ये जिंक क्या हो गया, धातु छड़ हो गया। क्या इस धातु छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाया गया है, तो इस संरचना को हम अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्लियर है? यह भी बात वही है, धातु की छड़ और उसी धातु के लवण विलयन। देखिए, कॉपर का छड़ तो कॉपर का ही लवण विलयन है ना, तो धातु की छड़ और उसी धातु के लवण विलयन में डुबाते हैं, तो जो संरचना प्राप्त होता है, जो निकाय प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए, तो अगला हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। चलिए, पहले हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, अर्ध सेल। अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, इसको आप बोल सकते हैं हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप लिखिए, किसी धातु के
छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं। जब किसी, यहाँ लिखा हुआ है, किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो जो निकाय प्राप्त होता है, जो निकाय प्राप्त होता है इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? मिटा दे इसको। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है, यानी हम चलेंगे इलेक्ट्रोड का प्रकार। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है। जल्दी से आप इसको प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है। सब कुछ माइंड में सेट करते चलिएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसान है, और समझ में अगर नहीं आएगा तो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और अब लिखेंगे इलेक्ट्रोड का प्रकार। आइए मेरे साथ ही लिखिए यहाँ पर, और अच्छा से समझते चलेंगे। नहीं समझेंगे फिर दिक्कत होगा। इलेक्ट्रोड का प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में आएंगे और पहला टाइप पर ध्यान देंगे जो फर्स्ट नंबर में है, धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड, आप इसको लिख सकते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कहने का मतलब ये है, नाम से भी पता है, धातु आयन इलेक्ट्रोड, यानी कि धातु होगा और धातु का आयन होगा। तो आपको जो अभी बताया गया था वह यही था। जैसे अभी आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर हम रॉड ले रहे हैं जिंक का, समझते जाना। तो बोले थे कि जिंक का ही लवण विलयन लेंगे, तो यह हम लेंगे ZnSO4। हो गया? बोलो तो यह कैसे टूटेगा? तोड़ने आता है आयन में, तो यह टूटेगा Zn++ और SO4 पर 2-, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस देना पड़ता है, समझे? तो ये Zn++ होगा विलयन में। तो देखो तो धातु आयन इलेक्ट्रोड तो है नहीं, ये जिंक क्या है? धातु है, और ये क्या है? ये Zn++ आयन है। तो धातु आयन इलेक्ट्रोड ये है, समझे? तो धातु आयन इलेक्ट्रोड ये पहला आपको प्रकार बता रहे हैं। आइए, लेकिन जिंक वाला उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि ये तो पुराना हो गया है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देकर समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। चलिए इस बार हम इलेक्ट्रोड लेते हैं सिल्वर का। ठीक है,
तो ये बात आप लोग के माइंड में आ जाना चाहिए कि जिस धातु का हम ये छड़ लेते हैं, ये छड़, उसी धातु का लवण विलयन होना चाहिए। तो हम जब सिल्वर का इसमें छड़ ले लिए हैं तो सिल्वर का ही लवण का विलयन होना चाहिए, और हम ले रहे हैं AgNO3। ये सिल्वर का लवण विलयन है, सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यह टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, यानी ये देगा Ag पर प्लस आयन देगा। तो देख लीजिए ये धातु और ये धातु आयन। ठीक, एक बात ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो आप इलेक्ट्रोड बनाए हैं धातु आयन, यह एनोड है कि कैथोड है, आपको बोल दिए थे, सारा कुछ बात क्लियर हो गया है। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़े होंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ये रॉड लिए थे कॉपर का, इसमें हम लिए थे CuSO4, ये 2nd लेक्चर था जब विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहे थे। इसमें हम लिए थे जिंक, और यहाँ पर क्या लिए थे, ZnSO4 लिए थे। तो आपसे हम बोले थे कि इसमें होता है ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण होता है और इसमें अवकरण होता है, अवकरण रिडक्शन, यानी ये काम करता है एनोड का और ये काम करता है कैथोड का। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो हमको ये बताइए, यहाँ तो क्लियर कर दिए हैं कि ये एनोड है और ये कैथोड है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पूछ देगा कि बताइए ये इलेक्ट्रोड एनोड है कि कैथोड है, कहने का मतलब कि इसमें ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा। क्लियर है? तो आप कहिएगा कि सर हम इसको नहीं बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा। कहने का मतलब कि यह एनोड है कि कैथोड है, हम नहीं बता सकते हैं। जानते हैं क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि जब तक इसके साथ एक और बर्तन में एक इलेक्ट्रोड नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये होगा क्या। वो तो निर्भर करेगा इसके साथ, जिसके साथ मिलकर विद्युत रासायनिक सेल बनाता है ना, उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर ये काम करता है एनोड का तो फिर ये कैथोड हो जाएगा, अगर ये कैथोड है तो फिर ये एनोड हो जाएगा। लेकिन ये बात अगर इसी तरह से दे दिया है तो बोल दीजिएगा कि सर हम सिंगल है तो हम नहीं बता सकते हैं कि वह एनोड है कि कैथोड है। समझे? तो हम यहाँ दोनों रिएक्शन को लिखेंगे। एक बार मान के चलेंगे कि यह एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण करा देंगे। एक बार मानेंगे कि कैथोड है तो कैथोड पर अपचयन होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अपचयन अवकरण होता है तो हम अवकरण का रिएक्शन लिख देंगे। मतलब हमको पता नहीं है तो हम दोनों रिएक्शन को लिखेंगे। आगे जैसा क्वेश्चन में आएगा उसके अनुसार आप चलिएगा। अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण का अभिक्रिया लिख दीजिएगा, अगर अवकरण होगा तो अवकरण का अभिक्रिया लिख दीजिएगा। इसमें क्या करना, बहुत आसान है जी, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए ना यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ रहेगी। अभी क्या बताए हैं? अभी तो आपको यही ने बताया गया कि सिंगल इलेक्ट्रोड को हम नहीं बता सकते हैं कि ये एनोड है कि कैथोड है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों काम कर सकता है। वह निर्भर किस पर करेगा? जिसके साथ या मिल करके विद्युत रासायनिक सेल बनाएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आइए हम चलते हैं कि अगर यह एनोड होता, एनोड, तो अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए, एनोड होता तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब कि अगर यह भी नहीं पता है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो फिर आपको पढ़ना बेकार है। जो बात है वो क्लियर हम बोल दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पर, अगर यह एनोड होता तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। चलिए, Ag है, अगर यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो त्याग करने से क्या होता है, प्लस आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, कोई अगर आपसे पूछ देगा कि इस सिल्वर पर
ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो कहना कि ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। आपको बार बार हम बोल रहे हैं, अगर कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे देखो, ये पूछ देगा आपसे कि हाइड्रोजन पर बोलो, आंख बंद करके मारना, इस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी के साथ जुड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, यही हाइड्रोजन अगर किसी का यौगिक में आ गया तो अब 0 मत बोलना। अब कंपाउंड में, यौगिक में आ गया ना, तो अब कहना +1 होगा। इस तरह से हम बताएंगे। यानी कोई भी परमाणु जब तक किसी यौगिक में नहीं है तब तक उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ये बात माइंड में सेट रखिएगा। जैसे देखो, ये आपसे पूछ देगा कि सोडियम पर बोलो, आंख बंद करके कहिएगा कि सोडियम पर 0 होगा ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन अगर यही सोडियम किसी यौगिक में आ गया NaCl, तो अब नहीं कहिएगा, अब हो जाएगा सोडियम पर +1 और Cl पर -1। ऐसे सोचना है, समझ रहे हो? चलिए, तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्लियर हो गई होगी। अब तो ये देखिए, 0 से प्लस हो गया तो क्या ये ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया ना, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी अब इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। देखते हैं यहाँ, ऑक्सीकरण अर्धसेल बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। आज ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको बोल दो एनोड। अब क्या करना है इसमें? बहुत आसान है, समझे? अब कोई लोग कह रहा है कि नहीं सर, अगर अवकरण होगा तब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करना है। अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नहीं समझ में आता है ना, तो ऑक्सीकरण वाला लिख दो और उसी को पलट दो, बस हो गया। ऑक्सीकरण लिख दो। अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो वह अवकरण हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। देखो, इसी को पलट देते हैं। तो जब इसको पलटेंगे तो देखो Ag+ और एक इलेक्ट्रॉन, अब ये बनाएगा Ag। समझ में आ रहा है? तो देखो, यहाँ पर प्लस ले 0, क्या हो गया? घट गया। और ऑक्सीकरण संख्या घटना अवकरण कहलाता है। अवकरण या अपचयन, जो भी आपको बोलना है बोलिए, दोनों एक ही है। तो इस बार इसको बोलेंगे हम अवकरण अर्धसेल। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ये और मतलब या लिखा हुआ है, और इसको क्या बोलेंगे? बोलो, कैथोड बोलेंगे। तो ये था धातु आयन इलेक्ट्रोड। अब इसमें कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट को हम लिखवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग एक काम कीजिए कि इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ले लिए? चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आ रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट को हम लिखवाएंगे ऊपर में। पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, समझे? चलो देखो, पहला पॉइंट समझेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या लिखवाना है। फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बताएंगे कि दिया हुआ इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण अर्धसेल है, यानी एनोड है, कि अवकरण अर्धसेल कैथोड है, यह निर्भर करेगा दूसरे अर्धसेल पर, जिसके साथ मिलकर विद्युत रासायनिक सेल बनाएगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। समझ रहे हैं? तो ये पहला पॉइंट है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। मेरे साथ आप लोग लिखिए, दिया गया इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण अर्धसेल है या अवकरण अर्धसेल, अवकरण अर्धसेल यह
दूसरे अर्ध शेल पर निर्भर करता है, जिसके साथ विद्युत रासायनिक सेल बनाता है। ये पहला पॉइंट था, जिसके साथ विद्युत रासायनिक सेल बनाएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। और अभी जो पॉइंट है उसको भी लिखवा दे रहे हैं। देखिएगा वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर लिखवाएंगे उस पॉइंट को। देखिए इस पॉइंट में आपको बात बताएंगे कि ये जो धातु का आप छड़ ले रहे हैं, ये धातु छड़ सिल्वर का है, यह कभी भी सक्रिय धातु का नहीं ले सकते हैं। सक्रिय धातु मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम भी धातु है, लेकिन इसका छड़ हम यहाँ नहीं ले सकते। अभी मत करना कि सर सोडियम का छड़ ले लीजिए और उसी का लवण ले लीजिए NaCl, तो नहीं, ये नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे, वही बात आपको इसमें बताना है। ठीक है, सुन लो पहले। इस पॉइंट में बताएंगे कि धातु आयन इलेक्ट्रोड में धातु छड़ कभी भी क्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम पोटेशियम का नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह धातु हवा के साथ और जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। तो इसमें जल भी है, ऐसा ये विलयन ना है ये, तो इसमें जल है। तो जब सोडियम हम लेंगे तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, पहले जल ही के साथ अभिक्रिया करके पहले ही खराब हो जाएगा, तो आपका सेल खत्म। बात समझ में आ रही है ना? तो वहीं आपको लिखवाएंगे हम इस पॉइंट में। तो आइए लिखते हैं सेकंड पॉइंट। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए यहाँ पर धातु आयन इलेक्ट्रोड में धातु छड़ कभी भी क्रियाशील धातु और कोष्ठ में आप लिखेंगे सोडियम पोटेशियम का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये धातु हवा और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। समझ में आ रही है? क्लियर है सारा पॉइंट? तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। और अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोड का दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप में आपको बताएंगे गैस इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में आपको पढ़ाना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, तो पहले आप इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। और अब हम आ रहे हैं गैस इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ठीक है,
मिटा दें, मिटा दें। चलो, तो आगे हेडिंग आप लिखेंगे तो आइए हम चल रहे हैं नंबर 2 में। नंबर 2 है गैस इलेक्ट्रोड, और गैस इलेक्ट्रोड में आपको पढ़ना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। यही आपके सिलेबस में है गैस इलेक्ट्रोड, और उसमें पढ़ना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया कैसे जाता है, इसके ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है, बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आज केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे बस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें फिर वही कहानी होगा। कौन कहानी? वही कहानी। इसमें भी एक वेसल लेंगे, ठीक है। इस वेसल लेने के बाद इसमें एक शीशे की जैकेट बनी होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह शीशे की जैकेट है, ठीक है। ऐसे बंद कर दिया गया है ऊपर की ओर ऐसे। इसमें क्या होता है ना कि एक प्लेटिनम का तार इसमें डाल दिया जाता है। ये प्लेटिनम तार है, समझ लीजिएगा, ये प्लेटिनम की तार है। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर प्लेटिनम का लेप चढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस पर प्लेटिनम का लेप किया जाता है। आपको बताएंगे यह लेप का काम क्या है। ये ऊपर से इस पर लेप किया जाता है, और ये है प्लेटिनम लेपित प्लेटिनम लेपित ब्लैक पत्ती। ये प्लेटिनम उस पर ऊपर से लेप किया गया है। वो किस कलर का है? वो ब्लैक कलर का है, काला रंग का है। समझ रहे हैं? इसका काम आपको हम बता दे रहे हैं। इसका काम है यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इसमें दिया जाता है। समझते रहिएगा, अभी स्टार्टिंग है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को दिया जाता है। आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सीधा सा मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन गैस को हम देंगे। और जैसे ही आप इसमें हाइड्रोजन गैस को अंदर की ओर देंगे, ये जो ब्लैक पत्ती है प्लेटिनम का लेप चढ़ाया हुआ, यह हाइड्रोजन गैस को अपने में अवशोषित कर लेता है। समझे? अवशोषित भी बोल सकते हैं, अधिशोषित भी, दोनों कर लेता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बगल में, बाकी समझना नहीं समझना आपका काम है। हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित, या कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है। समझे? वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस ब्लैक जो पत्ती है ऊपर में आ जाता है, ऊपर में चिपक जाता है आकर के। ठीक है। और जो मान लीजिए कुछ हाइड्रोजन गैस जो नहीं चिपके हैं, तो वह क्या करता है कि बुलबुल करके ऊपर की ओर निकल जाएगा, ऊपर की ओर निकल जाता है बुलबुल करते हुए। ठीक है। अब सुनिए एक बात है, अभी तक जितना भी आपको इलेक्ट्रोड बताए हैं, चाहे वह कॉपर का बताए हों या फिर सिल्वर का बताए हों, ध्यान देते रहना एक बात
अगर आप कहते हैं यह कॉपर का रॉड है तो आपको बोले थे इसमें कि कॉपर का ही लवण विलयन हम लेंगे, ठीक है। तो यह क्या हमको देगा, कॉपर पर प्लस प्लस। कहने का मतलब ये है कि जब ये कॉपर है तो ये कॉपर का आयन है। जब आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम कॉपर नहीं बल्कि हम यहाँ लेंगे जिंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जिंक लेंगे तो Zn-SO4 का विलयन लेंगे जो कि फिर हमको देगा Zn पर प्लस प्लस, यानी फिर वही बात, यह जिंक है तो यह अपने आयन के संपर्क में है। तो वही बात आपको यहाँ हम समझाना चाहते हैं कि जब यह हाइड्रोजन गैस है तो ज़रूर इसमें हाइड्रोजन का आयन होना चाहिए। इस विलयन जो यहाँ पर हम लेंगे, इसमें जो हम विलयन लेना चाहते हैं वह विलयन कैसी होनी चाहिए, तो वैसा विलयन होना चाहिए जो H प्लस को देता हो। क्योंकि यहाँ Zn लिए हैं तो Zn प्लस प्लस, तो जब यहाँ हाइड्रोजन है तो इसमें H प्लस होना चाहिए, तभी तो संपर्क में आएगा वो, समझे। तो सीधा सा मतलब ये है, कोई भी अम्ल H प्लस जो देता हो, कोई भी अम्ल यहाँ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अम्ल H प्लस देता है। आ रहा समझ में। तो सबसे ज़्यादा फेमस है इसमें HCl, तो हम इसमें HCl का विलयन लेंगे, HCl विलयन लेंगे। और HCl कैसे टूटता है, H प्लस Cl माइनस। कहने का मतलब कि यह H प्लस देगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं H प्लस देगा। देख लीजिए हो गया, यहाँ सब क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब फिर वही कहानी आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा ये बताइए कि ये जो आप इलेक्ट्रोड बनाए हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यह एनोड है कि कैथोड है, तो फिर आप आंसर वही दीजिएगा कि हम नहीं बता सकते हैं कि यह एनोड है कि कैथोड है जब तक इसके साथ दूसरा एक अर्ध सेल नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम इसको नहीं बता सकते हैं कि यह एनोड है कि कैथोड है। क्लियर है। तो हम मान के चलेंगे कि अगर एनोड का काम करेगा तो कौन सा अभिक्रिया लिखेंगे, अगर कैथोड का काम करेगा तो कौन सा अभिक्रिया लिखेंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि हमको तो दोनों लेकर चलना है ना, सिंगल है। ठीक, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उधर लिखेंगे। हो गया, ले लिए, चलिए ले लिए। तो अब हम आ रहे हैं अभिक्रिया लिखेंगे यहाँ पर। चलो ध्यान दो, जैसे ये एनोड होता तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अगर होगा तो H2 है तो H2 इधर आ जाता है, H2 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, समझ में आ रहा है कुछ ना, 0 है। और ये एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, तो 0 से 2 प्लस, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए। समझे, इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है, तो त्याग किया है तो आप इसको लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। समझे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको एनोड बोल दीजिए। क्लियर है। अब कहेगा कि नहीं अवकरण हो रहा है, तो अवकरण मतलब अगर यह कैथोड का काम करेगा तो कैथोड पर होता है अवकरण, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या करना है, उसी को पलट देना है, बस खत्म। बहुत आसान है समझना जी, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो तब ना, तो बहुत ही आसान है, इसी को पलट दीजिए। तो जब इसको पलटेंगे तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा हाइड्रोजन गैस। यह भी हाइड्रोजन गैस ही है,
समझे। तो इसमें देख लो प्लस ले 0 तो ऑक्सीकरण संख्या घट गया तो अवकरण हुआ है। तो अब इसको हम बोलेंगे अवकरण अर्धशेल। समझे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ये जल्दी प्रिंट कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।